हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्राइट मेडिक्स। तो अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था कि आई वाज टेलिंग यू अबाउट द साइंस ऑफ शॉक। ठीक है, साइंस ऑफ शॉक जो है उसमें कोल्ड होती है, क्लैमी स्किन होगी, पेशेंट स्वेटिंग के साथ आएगा, उसका यूरिन आउटपुट कम होगा, उसका बीपी कम होगा और पल्स ज़्यादा होगी, जिसको ओवरऑल हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ओवरऑल रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया के साथ पेशेंट आएगा। ठीक है, उसके अलावा शॉक हमारे पास तब होता है यूजुअली ब्लीडिंग के पेशेंट के अंदर या ट्रॉमा के पेशेंट के अंदर हाइपोवॉलेमिक शॉक कॉमन है, जो कि तब होगा इफ़ ग्रेटर देन 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस हो चुका हो, तब हमारे पास आता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। ठीक है, बॉडी शॉक में चली जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड से जो है ब्लड का वॉल्यूम बॉडी से लॉस हो चुका है। ठीक है, और एक और चीज़ बेली के अंदर लिखी हुई थी कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम हमेशा से इन द बैक ऑफ आवर माइंड ऐसे ट्रीट करेंगे, ऐसे कंसिडर करेंगे एज इफ अ पेशेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, कोई भी ऐसे ट्रॉमा का पेशेंट आता है जिसका बीपी कम है, हाइपोटेंसिव है, उसको हमें हमेशा से कंसिडर करना है एज हाइपोवॉलेमिक पेशेंट, हाइपोवॉलेमिक शॉक, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, जब तक कि वो प्रूव नहीं हो जाता कि देयर आर नो प्रूफ्स ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक इन द पेशेंट। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ हमें यहाँ पे करनी होती है टू स्टॉप द ब्लीडिंग, दैट इज पेल्विक बाइंडर। व्हाट इज पेल्विक बाइंडर? पेल्विक बाइंडर ऐसी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल ये लिम्स हैं, ठीक है, ये आपका ये लिम्स हैं, ठीक है, ये पेल्विस है, ये अम्बलाइकस है। यहाँ पे इस तरह से डिवाइसेस लगाई जाती हैं जो कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स वो डिवाइस अप्लाई करती है ताकि पेल्विस जो है पेशेंट का वो क्लोज पैक्ड रहे। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे वो जब प्रेशर रहेगा ना पेल्विस के ऊपर तो वहाँ पे क्लॉट्स फॉर्म होंगे और ब्लीडिंग रुकेगी। ठीक है, तो जब तक हमने हर पेशेंट के अंदर, ट्रॉमा के हर पेशेंट के अंदर पेल्विक बाइंडर अप्लाई करना है, जब तक कि आप पेल्विक फ्रैक्चर को पेल्विक रेडियोग्राफी के थ्रू एक्सक्लूड नहीं कर लेते। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जो है पेल्विक फ्रैक्चर एक्सक्लूड नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ऑल हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स, ठीक है, अगर एक पेशेंट है जो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उसका बीपी नॉर्मल है, उसकी पल्स नॉर्मल है, ठीक है, तो ये सब जो है आप उसमें पेल्विक बाइंडर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उनमें करेंगे ऑल ब्लड ट्रॉमा पेशेंट्स जिनके अंदर हीमोडायनेमिकली इंस्टेबिलिटी है, बीपी कम है, पल्स ऊपर जा रही है, कोई साइंस ऑफ शॉक आपको मिलते हैं, तो उनमें हमने सबके अंदर पेल्विक बाइंडर अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि जो है पेल्विक फ्रैक्चर से जो अगर कोई ब्लीड हो रही है तो उसको रोका जा सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने सर्कुलेशन को बेसिकली जो फ्लूइड्स वगैरह देने हैं वो सब कैसे देने हैं ये मैं भी आगे बताती हूँ। हमारा जो मेन असल में जो फोकस होता है ना वो ये होता है कि जो ब्लड तो बहुत सारा बह गया है, ठीक है, लेकिन हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनीज हो गई, लंग्स हो गए, इनको हमारी ब्लड सप्लाई जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ इंटरवेंशंस करते हैं जो कि हमारे, एक होती है परमिसिव हाइपोटेंशन। ठीक है, एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है परमिसिव हाइपोटेंशन, कॉन्सेप्ट है, मीन्स कि ट्रॉमा के पेशेंट के अंदर हम ब्लड प्रेशर 70 to 90 तक ले रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास हेड इंजरी का पेशेंट है तो उसमें हमारा ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 का जो है वो कट ऑफ है। ठीक है, मतलब हमने खुद से परमिट की हुई है कि बॉडी थोड़ी सी हाइपरटेंसिव हो जाए। नॉर्मल 120 से, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, 120 से थोड़ा सा अगर 90 to 70 भी जा रहा है तो हम लोग उस पर भी जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम टारगेट हम इसको रखते हैं अपना, ये जो मैं अभी कट ऑफ बताएंगे टारगेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है फॉर द ट्रॉमा पेशेंट। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, स्मॉल बोलसेस ऑफ आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास, हमने फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है और उसका फॉर एग्जांपल 90 से थोड़ा सा कम है, 85 है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल बोलस ऑफ आईवी फ्लूइड्स देंगे। अब आईवी फ्लूइड्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें दो तरह के फ्लूइड्स आते हैं, क्रिस्टोलाइड्स आते हैं, कोलॉइड्स आते हैं। ठीक है, एक क्रिस्टोलाइड्स होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्रिस्टोलाइड्स कहाँ देने हैं, कोलॉइड्स कहाँ देने हैं, ये मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है, अच्छा, तो हम आईवी फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम जो है यूजुअली नॉर्मल सलाइन दे रहे होते हैं। ठीक है, या फिर रिंगर्स लैक्टेट भी दे रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है कि आपकी रेडियल पल्स जो है वो पैल्पेबल होनी चाहिए। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपकी रेडियल पल्स पैल्पेबल हो जाए आपने उसको आईवी फ्लूइड्स देने हैं। और
लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि आपने एक्सेसिव फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी है, ठीक है? ऐसा ना हो कि अगर क्योंकि आप सिर्फ एक आईवी फ्लूइड देते जाएंगे एक्सेसिव, तो क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगी। व्हाट इज हीमोडाइल्यूशन? हीमोडाइल्यूशन का मतलब ये है कि ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा। कैसे डाइल्यूट हो जाएगा? आप उसमें पानी डालते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें प्लेटलेट्स का काउंट फिक्स्ड है, क्लॉटिंग फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, तो पानी बढ़ता जा रहा है ब्लड में, उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्लेटलेट्स और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कम पड़ जाएंगे, उल्टा ब्लीडिंग और इनहेंस कर जाएगी, ठीक है, कोगुलोपैथी हो जाएगी, कोगुलोपैथी की वजह से ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। या फिर एक और चीज़ होती है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, ये सारे ट्रॉमा के और जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्टिवेट हुए हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं ना, ये जो हमारी स्मॉल एयर स्पेसेस एल्वुलाई, इनकी परमिबिलिटी बढ़ी हुई होती है, इनकी जो कैपिलरीज होती है ना, इनकी परमिबिलिटी बढ़ी हुई होती है, तो क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड निकल के लीक कर सकता है, एंड दैट माइट लीड टू एल्वुलर एडेमा, ठीक है, लंग में एल्वुलर एडेमा, इंटरस्टिशियल एडेमा हो सकता है, और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जा सकता है। तो ये ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स की एक कॉम्प्लिकेशन है। तो फ्लूइड्स भी हमें देख के देने, ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध ऐसे फ्लूइड्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है फिर हमने प्राइमरी सोर्स ऑफ जो हेमरेज है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अब जो एक और चीज़ है कि हमने अगर सीवियरली इंजर्ड एक पेशेंट है, हाइपोवॉलेमिक शॉक के साथ आता है, ये तो हमारा एक ऐसा पेशेंट था जिस जो शॉक के साथ नहीं था, ठीक है, जिसके हमारा टारगेट ब्लड प्रेशर से थोड़ा सा बीपी कम था, तो हमने उसको फ्लूइड्स दे दिए। लेकिन एक ऐसा पेशेंट है, अब एक कंडीशन मैं बता रही हूँ कि इन्हीं कंडीशंस में से, इसी चैप्टर में से क्वेश्चंस बनते हैं, इसी तरह से घुमा के बनते हैं, इन्हीं कंडीशंस में से बनते हैं। अगर एक पेशेंट आता है हाइपोवॉलेमिक शॉक के साथ, तो उसका हमने क्या करना है? क्या हम उसको क्रिस्टलाइड्स या कोलाइड्स देंगे? नो, दैट इज अ बिग नो, क्योंकि ऑलरेडी उसका ब्लड ग्रेटर देन 15% बॉडी से लॉस हो चुका है। अब हमें उसको क्या देना चाहिए? ब्लड देंगे एंड ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है। ऐसे पेशेंट को हम ब्लड देते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो है बॉडी से जो लॉस हुआ है वो ब्लड हुआ है, ठीक है। हम उसको क्रिस्टलॉइड से उसका ब्लड रिप्लेनिश थोड़ी होगा, हमें उसकी जो चीज़ लॉस हुई है उसी को रिप्लेनिश करना है, ब्लड को ही रिप्लेनिश करना है, ठीक है। और एक और चीज़ हमें ख्याल रखना है कि हम पेशेंट को जो भी आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं वो सब वार्म होने चाहिए। क्यों? एवरीथिंग, आईवी फ्लूइड्स हो गए, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, एवरीथिंग शुड बी वार्म्ड। क्यों? क्योंकि अगर कोल्ड होंगे तो टू अवॉइड कोगुलोपैथी, मैंने कल बताया था कि जो कोल्ड, अगर कोल्ड टेम्परेचर होता है थोड़ा सा, तो वो कोगुलेशन सैस्केड को बिठा देता है, ठीक है। तो उनको, क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर्स को भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ना टू वर्क इफेक्टिवली, ओके। सो वी हैव, अब हमारे पास एक प्रोटोकॉल है कि जाहिर सी बात है, अगर हम अब ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर एक तो ब्लड आता है, ठीक है। ब्लड में आपके क्या होता है? पैक्ड सेल्स होते हैं, पैक्ड आरबीसीज, जिसमें आपके टोटल आप उसको आरबीसीज दे रहे हैं। दूसरा आपके पास आता है एफएफपीज होते हैं। तीसरा आपके पास होता है एफएफपीज इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और तीसरा आपके पास होता है प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। पैक्ड आरबीसीज के अंदर पूरे आरबीसीज हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? एक तो आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं सारे, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 5 होता है, फैक्टर 8 होता है, और फिब्रिनोजन होता है। तो आपने जहाँ, और साथ में आपने उसे प्लेटलेट भी दे दिए, इससे क्या हुआ? पहले प्लेटलेट ने प्लग बनाया, ठीक है, आपने उसे पैक्ड आरबीसीज दिए, उससे क्या हुआ? जो उसकी जो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई थी ब्लड की, वो थोड़ी थोड़ी रिप्लेनिश हुई, ये पैक्ड आरबीसी सीधे गए ऑर्गन्स के पास, ठीक है। सेकेंड चीज क्या हुई? एफएफपीज, आपने उसे एफएफपीज दिए, एफएफपीज ने क्या किया? क्लॉटिंग फैक्टर्स लेके गए ब्लड के अंदर, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स ने जाके ब्लड को, प्लेटलेट्स थे, एक मिनट, एफएफपीज अभी रुके, प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स ने क्या किया? जाके क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करना शुरू किया, यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बनाया, फिर ये एफएफपीज थे, क्लॉटिंग फैक्टर्स ने आके उसके ऊपर अपना काम किया, उसके ऊपर आके प्लेटलेट प्लग को फर्दर उसके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा फर्दर उसको पैक करके उसका जो है वो बना दिया, उसके ऊपर फिब्रिन को डेपोजिट करा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं देना, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पैक सेल्स देते रहें, नहीं, अगर पैक सेल्स देंगे तो बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की और बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये किस उसमें देना है रेशो के अंदर? ये हमें देना है, ये तीनों चीज़ें हमें देनी है 1:1:1, ठीक है। एक अगर यूनिट देंगे इसका पैक सेल्स का, तो उसके साथ 1 यूनिट ऑफ एफएफपीज एंड 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स इज अ मस्ट, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होती है ट्रांएग्जामिक एसिड। ट्रांएग्जामिक एसिड क्या होता है?
अब हमने फ्लूइड्स की बात कर ली कि फ्लूइड्स देना है या ब्लड देना है, कब फ्लूइड्स देना है, कब ब्लड देना है, कितना देना है, ठीक है। अब एक चीज हमारे पास होती है ट्रांसेमिक एसिड। ट्रांसेमिक एसिड बेसिकली एक एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग है, एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट है, ठीक है। ट्रांसेमिक एसिड एंटी फिब्रिनोलिटिक, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये फिब्रिन क्लॉट को ब्रेक नहीं होने देता। जो फिब्रिन क्लॉट बनेगा ना उसको ये ब्रेक नहीं होने देगा और ब्लीडिंग को रोकेगा, ठीक है। अब इसके डोजेस, इसको हमने कैसे देना है, इसके अंदर यहाँ पे हमारा कट ऑफ है 110, ठीक है। जिस अगर ब्लड प्रेशर लेस देन 110 हो गया या फिर पल्स ग्रेटर देन 110 हो गई, ठीक है, तो ये हम ट्रांसेमिक एसिड हर उस पेशेंट को दे देंगे जिसके अंदर उसका बीपी लेस देन 110 चला गया हो या उसकी पल्स ग्रेटर देन 110 चली गई, क्योंकि दोनों शो कर रहे हैं कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है। दोनों फैक्टर्स एबनॉर्मल की तरफ जा रहे हैं ना, ठीक है। ये मोर्टेलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें इसको जो है और ट्रॉमा पेशेंट्स हमें देना है इसको जो हमें लग रहा है कि सिग्निफिकेंट हैमरेज, और हमें क्या चीज़ इंडिकेट करेगी कि पेशेंट माइट हैव अ सिग्निफिकेंट हैमरेज, दिस हीमोडायनेमिकली इंस्टेबिलिटी। पेशेंट खाम खा हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल नहीं होता। अगर उसकी ये अनस्टेबिलिटी शो हो रही है, इंस्टेबिलिटी हमें वाइटल्स पे मिल रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से वो ब्लीड कर रहा है, ठीक है। तो हमें फौरन से जो है उसको ट्रांसेमिक एसिड दे देना है। और कैसे देना है, 1 ग्राम देते हैं स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के अंदर और अनदर 1 ग्राम देते हैं ओवर 8 आवर्स के अंदर। इस तरह से हमें उसको ट्रांसेमिक एसिड देना है, ठीक है। आईवी देते हैं। और एक और चीज़ है कि हमें उसको विद इन 3 आवर्स देना है। अब विद इन 3 आवर्स क्यों, इसकी क्यों क्या इंपॉर्टेंस है, विद इन 3 आवर्स ऑफ इंजरी देना है, क्योंकि अगर हम उसको आफ्टर 3 आवर्स देंगे तो जो क्लॉट ब्रेक होने से बचा रही है वो क्लॉट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होगा, ठीक है। प्लाज्मिन आके फिब्रिन के क्लॉट को ब्रेक करता है, वो ऑलरेडी आके ब्रेक कर देगा अगर हमने 3 घंटे से ज़्यादा लगाया इसको पेशेंट को देने में। तो जितनी अर्ली पॉसिबल हो सके हमें उसको ये पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देना है, ठीक है। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ हैमरेज। उसके अलावा हमारा क्या है कि हमने देखना है कि जो चीज़ें हैं कहाँ से हैमरेज हो सकता है, जो बॉडी में एब्डोमिन है, चेस्ट है, लॉन्ग बोन्स के फ्रैक्चर्स है, ठीक है, कहाँ से हैमरेज वी हैव टू आइडेंटिफाई इट। अब बेली के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि गोल्ड स्टैंडर्ड आपका जो होता है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड दैट इज होल बॉडी सीटी स्कैन, ठीक है। होल बॉडी सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, लेकिन हम होल बॉडी सीटी स्कैन उन लोगों में कराते हैं जिनका हमें पता है कि पेशेंट डिटोरिएट नहीं होगा, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है कि हम उसे होल बॉडी सीटी के लिए भेजें और वहाँ पे वो डिटोरिएट हो जाए, ठीक है। तो उनमें हम होल बॉडी सीटी स्कैन पहले करा भी लेते हैं। लेकिन जैसे कि अगर हमें लगे, और साथ में हम क्या करते हैं, सीटी स्कैनर्स जो होते हैं वो इमरजेंसी के अंदर ही रखे हुए होते हैं, साथ साथ पेशेंट रिजसिटेट हो रहा होता है, साथ साथ उसका होल बॉडी सीटी स्कैन हो रहा होता है, ठीक है। तो फौरन से उसकी एक प्रोविजनल हॉट रिपोर्ट बनती है जो ट्रॉमा टीम को इमीडिएटली हैंड ओवर कर दी जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं बाहर की कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से उनकी मर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत कम है, ठीक है। अब हमारे पास अब कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कि इतने हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हैं, ठीक है, अराइवल के ऊपर ही, कि हमें पहले उनको हेमरेज कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल मेजर वेसल इंटरनल जुगुलर वेन कटी हुई है, ठीक है, तो पेशेंट कैसे सर्वाइव करेगा जब तक आप उसे होल बॉडी सीटी स्कैन के लिए भेजेंगे, उस पूरे टाइम में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इतना ब्लड का फ्लो है, इतना हेमरेज है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है मोस्ट लाइकली कॉजेज जो उसकी होती है ना, यूजुअली एब्डोमिनल या पेल्विक ब्लीड होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है इमीडिएट चेस्ट एक्सरे कराना है ताकि आपको पता चले कोई कैटास्ट्रोफिक, कोई चेस्ट के अंदर कोई इवेंट तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक अल्ट्रासाउंड कराना है, ठीक है। अब ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर होल बॉडी सीटी स्कैन है फॉर स्टेबल पेशेंट्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है फॉर अनस्टेबल पेशेंट्स के लिए क्या कराना है, सबसे पहले आपने चेस्ट एक्सरे कराना है क्योंकि चेस्ट पैथोलॉजी ना हो, ठीक है। दूसरा आपने क्या कराना है, फास्ट स्कैन, फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी ऑफ ट्रॉमा, ठीक है। फास्ट स्कैन इज फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी ऑफ ट्रॉमा, ये कराना है। इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो होती है वो कॉज ब्लीडिंग की एब्डोमिनल होती है, वो रूल आउट हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है फिर आपने फास्ट स्कैन कराते ही उसकी जो है सोर्स को, फास्ट स्कैन से आपको पता चल जाएगा सोर्स क्या है, सोर्स आइडेंटिफाई हो गई आपकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
लिवर लेसरेशन थी, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है पेशेंट को, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद फौरन से आप उसकी इमीडिएट लेप्रोटोमी कर देंगे, वेट नहीं कर सकते यहाँ पे, पेशेंट ब्लीडिंग से मर जाएगा, ठीक है। तो हम उसकी इमीडिएट लेप्रोटोमी कर देंगे। लेप्रोटोमी इज बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो हम मिड लाइन, दिस इज अम्बलाइकस, दिस इज चेस्ट, यहाँ से करते हैं, मिड लाइन इंसिजन देते हैं, और एक बड़ा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो है फिर सर्जिकली एक्सप्लोर करके वो उनको हेमरेज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब आपने जो है, अब आपने फास्ट स्कैन के थ्रू वो तो करा लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई तो कर ली, लेकिन उसके बावजूद एक और चीज़ जो आपने नहीं भूलनी पेशेंट के अंदर, दैट इज़ अ पेल्विक बाइंडर। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि इवन इन लेप्रोटोमी भी आप पेशेंट का पेल्विक बाइंडर नहीं रिमूव कर सकते। क्यों? ये इसका फॉर एग्जांपल पेशेंट का ये था ना, ये चेस्ट था इसका, ये अम्बलाइकस था, यहाँ से आपने इंसिजन नहीं है, आपने इसको, ये ग्रेटर ट्रोकेंडर्स ऑफ फीमर है, तो आपने पेल्विक बाइंडर को इसके लेवल पे अप्लाई करना है जो कि इसकी सही एप्लीकेशन की जगह है। आपने सर्जिकल फील्ड आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर आपने पेल्विक बाइंडर हटा दिया लेप्रोटोमी के बीच में तो क्या होगा, पेशेंट अनस्टेबल हो सकता है ऑपरेशन के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो पेल्विक बाइंडर को जो है वो हमने नहीं उतारना लेप्रोटोमी करते हुए भी, ओके। तो अब हम सर्कुलेशन और हैमरेज कंट्रोल तक आ गए हैं, ठीक है। होल बॉडी सीटी स्कैन के अंदर कहाँ मतलब हेड से लेकर पेल्विस तक आपकी पूरी बॉडी कवर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर, जो कि आता है D&E, ठीक है। ये बहुत आसान सा है, छोटा सा है। डी फॉर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी में आपने क्या चेक करना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट का चेक करना है, ठीक है। GCS उसका चेक करना है रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा, लिम्स अपने मूव कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू लाइट, रिस्पॉन्स टू लाइट कर रहा है नहीं कर रहा, लिम्स मूवमेंट है उसके अंदर या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट की चेक करनी है। इसका GCS कहीं ड्रॉप तो नहीं कर रहा, कोर बॉडी टेम्परेचर क्या है, ठीक है। और साथ में सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन है। सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन में पहले भी बता चुकी हूँ कि ये इतना ज़रूरी है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं है कि आपको सर्वाइकल स्पाइन कॉलर मिले, ठीक है। एक एक्सीडेंट वाली जगह पे, यहाँ पर हमारी ट्रॉमा टीम्स के पास भी यूजुअली सर्वाइकल स्पाइन कॉलर की सहूलत नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको ब्लॉक्स, इवन आप 2 ब्लॉक्स यूज़ करके, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट का हेड है, ये उसकी सर्वाइकल स्पाइन है, आप 2 ब्लॉक्स बीच में रख के उसकी स्पाइन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये इतना ज़रूरी है इसकी सर्वाइकल स्पाइन को इमोबलाइज रखना, ठीक है। उसके अलावा स्पाइनल इंजरी के लिए लॉग रोल टेक्निक होती है, ठीक है। पेशेंट को ऐसे उठाना बिठाना इधर उधर करना, ये एक पुअर प्रैक्टिस है, इससे और ज़्यादा स्पाइनल इंजरी होती है। तो स्पाइनल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए लॉग रोल टेक्निक होती है। कैसे, एक लकड़ी का जो होता है ना उसको कहते हैं लॉग, तना, उसको कैसे, क्योंकि वो वजनी होता है, उसको कैसे रोल करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह से इंसान को भी अगर स्पाइनल इंजरी हो तो सिर्फ आपने रोल करना है, आपने उसको उठाना बिठाना और इस तरह से मूवमेंट उसकी नहीं करानी, दैट विल फर्दर एग्जर्बेट द स्पाइनल इंजरी, ओके। फिर उसके बाद जो है देन वी हैव एक्सपोजर। GCS याद करना है, GCS याद कर लीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर एक्सपोजर। एक्सपोजर के अंदर हमने लेना है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना, कवर द पेशेंट, सबसे बड़ी चीज़ ये है, कवर द पेशेंट। क्यों? टू अवॉइड हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया लीडल ट्रायड का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है और यहीं से वो स्टार्ट होता है, हाइपोथर्मिया ही कोगुलोपैथी पे लेके जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने पेशेंट को कवर रखना है ताकि हम हाइपोथर्मिया को अवॉइड कर सकें। कवर द पेशेंट विद ब्लैंकेट्स, ठीक है, जो जो चीज़ें आपके पास हैं उससे पेशेंट्स को कवर रखें, ठीक है। उसके अलावा उसकी एग्जामिनेशन के लिए उसको बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली एक्सपोज नहीं करना, ठीक है। और ट्रॉलीज, वार्म फ्लूइड्स, अभी मैंने बताया था ना कि हमने फ्लूइड्स भी इवन वार्म देने होते हैं ताकि उसका हाइपोथर्मिया एग्जर्बेट ना हो, ठीक है। उसके अलावा लॉग रोलिंग टेक्निक का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, ओके। देन वी मूव टू और पेल्विक फ्रैक्चर को हमेशा से अब एक्सक्लूड करेंगे तो रेडियोग्राफ इज अ मस्ट।
रेडियोग्राफ के बगैर आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को पेन नहीं था तो मुझे लगा कि पेल्विक फ्रैक्चर नहीं होगा, नो। या पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल था या वो ब्लीड नहीं कर रहा था तो मुझे लगा पेल्विक फ्रैक्चर नहीं हुआ, नो। रेडियोग्राफ इज अ मस्ट टू एक्सक्लूड पेल्विक फ्रैक्चर, ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कॉज है मोर्टेलिटी की कि आपको लाजमी उसका रेडियोग्राफ होना चाहिए टू एक्सक्लूड अ पेल्विक फ्रैक्चर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे में हमने पेशेंट की सारी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज को अच्छे से एग्जामिन कर लिया, उसको देख लिया, ठीक है, उसको मैनेज करना सीख लिया। अब हम आते हैं सेकेंडरी सर्वे के ऊपर। सेकेंडरी सर्वे में बेसिकली क्या होता है कि डिटेल टॉप टू टो एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो आपने प्राइमरी सर्वे में पकड़ ली। अब हम आते हैं सेकेंडरी सर्वे में क्या होता है, डिटेल्ड टॉप टू टो एग्जामिनेशन होगी। आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, ठीक है, अनकवर करेंगे, पूरा उसको एग्जामिन करेंगे, कहीं और आपको कोई इंजरी के निशानात, कहीं और कोई आपको इम्पॉर्टेंट क्लू मिल जाए, ठीक है, और उसको पेशेंट जो है वो इंट्यूबेट होता है यूजुअली इस टाइम पे, अनरिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो इतना अच्छा क्लिनिकल एग्जामिनेशन सेकेंडरी सर्वे का हो नहीं पाता, ठीक है। अब जब अगर हमने सेकेंडरी सर्वे किया और पेशेंट जो है तब इंट्यूबेटेड था, तब हमें एक और पेशेंट वॉज इंट्यूबेटेड इफ पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, इन शॉर्ट अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट में इंट्यूबेटेड होगा, देन वी हैव टू गो फॉर टर्शरी सर्वे, ठीक है, तब हमें टर्शरी सर्वे के लिए जाना होगा। टर्शरी सर्वे हम तब करेंगे व्हेन द पेशेंट इज एक्सट्यूबेटेड एंड अलर्ट, ठीक है, वह जब पेशेंट एक्सट्यूबेट हो चुका है एंड अलर्ट हो चुका है, ठीक है। एंड these all prevents the patient from long term mortality, ठीक है। बाकी डैमेज कंट्रोल सर्जरी का और अर्ली टोटल केयर का मैं कॉन्सेप्ट कल बहुत अच्छा सा दे चुकी हूँ, ठीक है। बस मैं ये बताऊंगी कि आपको बस पता होना चाहिए कि लिम्ब सेविंग प्रोसीजर्स क्या है। अगर एक बंदा है फॉर एग्जांपल हेड इंजरी के साथ आया है और आपको सीटी स्कैन पे मिल गया उसका हीमाटोमा बना हुआ, तो अर्ली टोटल केयर के अंदर हम अर्ली टोटल केयर पे जाएंगे या डैमेज कंट्रोल, ऑब्वियसली डैमेज कंट्रोल पे जाएंगे। और इसमें डैमेज कंट्रोल के अंदर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उसका जो है क्रेनियोटोमी करेंगे, ठीक है, डिकम्प्रेशन करेंगे, कैविटीज़ की रिवैस्कुलराइजेशन करेंगे, ठीक है, और बाकी जो ओपन वुंड्स होती हैं उसको डिकंटामिनेट करते हैं। अगर एब्डोमेन की बात करें तो वहाँ पर हमारी डैमेज कंट्रोल सर्जरी क्या होती है, वहाँ पे हमने डिब्राइडमेंट करनी होती है, कंट्रोल ऑफ हैमरेज करना होता है, पैकिंग करनी होती है, बड़ी डीवाइटलाइज टिश्यू, मतलब जो टिश्यू डेड हो चुका है उसको दोबारा से उसको रिजेक्ट करके उसको लाइगेट करना होता है हेल्दी पार्ट ऑफ द गट के साथ, ठीक है, उसको लाइगेट करके डीवाइटलाइज टिश्यू को लाइगेट करके दोनों हेल्दी पार्ट्स को वो करना होता है, लाइगेट करना होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी जो हमारी सिस्टेमिक सर्जरी है उसके अंदर आते हैं ये सारी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ट्रॉमा पेशेंट्स होते हैं दे रिस्पॉन्ड वेल टू रिससिटेशन, ठीक है। हाँ, अब हमें एक और चीज़ देखनी होती है, व्हाट इज़ द पेशेंट रिस्पॉन्स टू रिससिटेशन, पेशेंट ने कैसा रिस्पॉन्स किया है रिससिटेशन पे, क्या वो बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने उसे आईवी फ्लूइड्स दिए, फॉर एग्जांपल अगर हाइपोवॉलेमिक शॉक का पेशेंट था तो हमने उसे ब्लड दिया, रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट क्या चीज़ हमें बताएगी कि उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपके पास उसका पल्स रेट होगा, वही सारे वाइटल्स हैं, यूरिन आउटपुट उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना बढ़ेगा, ग्रेटर देन 30 ml पर आवर हो जाएगा, ठीक है, उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसकी पल्स जो थी जो पहले बढ़ी हुई थी कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी, बीपी भी टुवर्ड्स नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसकी स्किन का टेम्परेचर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सारे साइंस जो पहले वो दे रहा था, जो अलार्मिंग फीचर्स थे वो सारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, हाइपोथर्मिया उसका खत्म हो जाएगा। और लैक्टेट लेवल्स, अगर हमें उसकी टिश्यू परफ्यूजन देखनी है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर टिश्यू परफ्यूजन, मतलब एक टिश्यू के पास कितनी ऑक्सीजन पहुंच रही है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लैक्टेट लेवल्स कराते हैं। लैक्टेट की इतनी इंपॉर्टेंस है, सीरम लैक्टेट लेवल्स कराते हैं, वो इंडिकेट करता है कि हाँ द बॉडी अब जो है परफ्यूजन बॉडी में किसी हद तक नॉर्मल हो गई है, ठीक है। अब जो लैक्टेट लेवल्स हैं वो डेविडसन में एक बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 327 के ऊपर, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने समराइज किया हुआ है कि लैक्टेट लेवल के अकॉर्डिंग हमने कैसे जो है उसको मैनेज करना है। अगर लेस देन 2 है तो हम वी हैव टू गो फॉर
अर्ली टोटल केयर अगर 2 to 3 है, 2 to 3 मिली मोल्स पर लीटर के अंदर, ठीक है। अगर 2 to 3 है तो हमने ट्रेंड देखना है कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। लुक एट द ट्रेंड, अब हमने कुछ टाइम तक वेट करके देखना है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर ग्रेटर देन 3 हो जाता है तो फिर हमने देखना है कि उसको फर्दर रिजस्टेशन की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, या फिर हम उसे डैमेज कंट्रोल सर्जरी पे ले जाएंगे, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 5 है तो हमने करनी ही डैमेज कंट्रोल सर्जरी है। इसका मतलब है लैक्टेट बढ़ा हुआ है ना, लैक्टेट बढ़ा हुआ है तो मतलब पेशेंट जो है वो उस वाले ट्रायड में जा रहा है जो लीगल ट्रायड था, तो फिर यहाँ पर तो हमें करनी ही डैमेज कंट्रोल सर्जरी है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द होल चैप्टर 23 अर्ली असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड I will feel good to answer your queries. Okay, thank you so much.